हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HCP क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। देखिए, भारत एक लंबे समय से स्थायी मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार अन्य देशों का सपोर्ट ना मिलने के कारण स्थायी मेंबर नहीं बन पाता। स्थायी मेंबर और देखिए, दोनों सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। 5 मेंबर स्थायी मेंबर हैं और 10 मेंबर अस्थायी मेंबर हैं। सोचिए, ये क्वेश्चन IAS के एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि अस्थायी मेंबर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्षों के लिए। और इंडिया इस बार 8वीं बार अस्थायी मेंबर बना है। स्थायी मेंबर अभी तक ये नहीं बन पाया। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक बार आया था। स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं USA, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। देखिए, जो परमानेंट मेंबर होते हैं इनको वीटो पावर मिलती है। क्या? वीटो पावर का मतलब होता है निषेध अधिकार। अगर वर्ल्ड में कोई भी काम करना है, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद जो है इसको विश्व की पुलिस भी कहते हैं, ये विश्व की पुलिस है। सारे काम इनके हिसाब से ही होते हैं। जैसे महासभा UNO में महासभा होती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, ऐसे ही UNO में महासभा में कोई बिल आता है और वो बिल जब सुरक्षा परिषद के पास जाता है तो वो उसको पास या फेल करते हैं। उसके बाद वो सचिवालय के पास जाता है जहाँ पर महासचिव बैठे हुए हैं और वो उसको पास या फेल करते हैं। तो मेन पावर सुरक्षा परिषद के पास में है। महासभा कोई भी प्रस्ताव अगर भेजेगी, अगर सुरक्षा परिषद ने उसको मना कर दिया तो आगे बात जाएगी नहीं। इसलिए इसका स्थायी मेंबर बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इलेक्शन होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रस्ताव पर, तो टोटल 15 में से 9 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है और वो 9 सदस्यों में 5 मेंबर स्थायी होना जरूरी है। और अस्थायी में से अगर 10 में से 4 मेंबर हाँ बोल देते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है। इसलिए इसी वीटो पावर के लिए भारत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, परंतु स्थायी मेंबर तो नहीं बनाया उसको, अस्थायी मेंबर उसको बना दिया। तो ये अस्थायी मेंबर बन चुका है 8वीं बार। पहली बार 1950-51 में बना था और जापान जो है मैक्सिमम बार 11 बार इसका अस्थायी मेंबर बन चुका है। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे जापान लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। देखिए, जापान कोशिश कर रहा है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए जर्मनी प्रयास कर रहा है। इसके लिए ब्राज़ील प्रयास कर रहा है। इसलिए इन 4 देशों को G4 कंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? G4 में वो 4 देश आते हैं जो UNO का परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो इतने में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। भारत जब भी इसका मेंबर बना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आए हैं। अगला देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स। देखिए, अब जो करंट अफेयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आ रहे हैं, उसमें भी आप पिछले साल देखेंगे तो इंडेक्स में से सवाल जरूर पूछे थे। तो अभी से आप जून से जो इंडेक्स आए हैं वो सब आप तैयार कर लीजिए, ये आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए, सब इनमें क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये आता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। 2007 से ये जारी किया जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, विश्व शांति के लिए जो है, इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया,
ये 4 याद रखिए, क्योंकि आने वाले समय में प्रथम 4 देशों का भी पूछ सकते हैं। इंडिया का स्थान इस साल यहाँ पर 139 है आउट ऑफ 163 कंट्री। 163 देशों में भारत का स्थान 139। लास्ट ईयर 141 था, तब भी ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। और अगर हम देखें भारत को जो रखते हैं 137 के बाद जिनकी भी रैंक आती है उनको अति निम्न शांति क्षेत्रों में व्यक्त किया जाता है, कि जहाँ पर शांति जो है वो अति निम्न है, क्योंकि भारत में अनेक धर्म और अनेक जातियाँ, अनेक धर्म, और दूसरा जो वोट के लिए लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो इससे देश में अशांति रहती है। इसलिए भारत को अति निम्न शांति का क्षेत्र माना जाता है। और अगर लास्ट स्थान पे आएगा तो अफ़गानिस्तान में सबसे कम शांति है, तो आइसलैंड सबसे अधिक शांति और अफ़गानिस्तान सबसे कम शांति। तो इसे याद कर लीजिए। अगला देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो होता है, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है, वो इसको जारी करता है। इंडिया का स्थान 43 है 63 देशों में, और पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। इसमें आपको अंतिम स्थान ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पहले स्थान पे याद रखिए और भारत का स्थान देखिए और कौन जारी करता है इसको देखिए। अगला देखिए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ये क्वेश्चन जरूर इस बार एग्ज़ाम में आएगा कि अभी हाल ही में किस प्रांत, किस देश में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाया गया है। देखिए, हांगकांग जो है ये पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन से 1997 में इसको चीन को सौंप दिया गया। तो एक पॉलिसी लगाई गई थी कि वहाँ पे एक देश दो व्यवस्थाएं होंगी, मतलब वो चीन के अंडर में रहेगा, परंतु उनको अपने शासन संबंधी सारे अधिकार उनके पास होंगे 2047 तक। और उसके बाद हांगकांग खुद डिसाइड करेगा कि वो चीन के प्रभाव में रहना चाहता है या अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। तो अभी हांगकांग में क्या किया, चाइना की गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया। और नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाने के बाद अगर हांगकांग में कोई भी विरोध या प्रदर्शन होता है जिसमें चीन का विरोध किया जाएगा, तो उसके ऊपर उन्हें आजीवन कारावास और मौत की सज़ा का भी प्रोविज़न रखा गया है। और जैसा जब ये 1997 में आया था, तो इस तरह के किसी भी प्रोविज़न को ब्रिटेन ने थोपने से मना किया था। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि चीन की जो नीतियां हैं, चीन आसपास के सभी देशों, वो हांगकांग जो उसका प्रांत है हांगकांग, वो उससे अलग होना चाहता है। एक आप ताइवान सुनते होंगे, ताइवान उससे अलग होना चाहता है। तो इन सब पर वो अपना अधिकार क्षेत्र, मकाऊ आपने सुना होगा, मकाऊ भी इससे अलग होना चाहता है। ये सब इससे अलग होना चाहता है, पर चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण इन सब को अपने पास होल्ड पर रखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि ये कौन जारी करता है। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आप समझ गए होंगे, जहाँ पर निवेश करते हैं। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंटकांड द्वारा, जो अंकटांड सुना होगा आपने, इसके द्वारा जारी की जाती है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे भी यूएन आएगा इसका मतलब सुरक्षा यूएनओ से है, यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में अमेरिका नंबर 1 स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर है, और इंडिया का स्थान इसमें 9th है इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो। हम इनफ्लो की बात कर रहे हैं। एक्सफ्लो में इंडिया में निवेश तो बहुत होता है, निवेश जानते होंगे आप, इन्वेस्टमेंट जो है, पर तो इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कम, हम लोग बाहर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, टॉप 15 में भी नहीं आते। और हमारे देश में जो एफडीआई इनफ्लो होता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 9th नंबर पे आता है। अब अंकटांड के बारे में अगर हम जानें
तो अंकटांट जो है इसके फुल फॉर्म ये है, 1964 में ये बना था, हेड ऑफिस इसका जिनेवा में है, 195 इसके मेंबर होते हैं और 2020 में इसकी जो बैठक संभावित है वो बारबेडोस में है। बारबेडोस, अब देखो कोविड की वजह से होती या नहीं होती, प्रस्तावित तो यहाँ पर है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आ जाएगा, अभी नवेली की खान किसके लिए फेमस है? अभी नवेली की खान जो लिग्नाइट कोयले के लिए, जिसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भूरा कोयला, तीसरे नंबर पे आता है ये। तो ब्राउन कोल के लिए फेमस है नवेली सबसे अधिक तमिलनाडु में। यहाँ पर बॉयलर फटने से एक विस्फोट हुआ था जिसमें कई श्रमिक इसमें यहाँ पर काम करने वाले मर गए थे। एक ये क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है पेनक्रियास, अभी यूएसए ने हाल ही में, क्योंकि विश्व में डायबिटिक जो पेशेंट हैं, मधुमेह जिसे कहते हैं, मधुमेह की रोगों की संख्या जो है, रोगियों की संख्या ये सबसे तेज गति से बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में तो ये बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। तो ऐसे में अब मधुमेह, इंसुलिन जो हार्मोन है ये कम निकलता है और इंसुलिन के कम निकलने से क्या हो जाती है, मधुमेह बीमारी। अब यूएसए ने एक आर्टिफिशियल क्या बनाया है, पेनक्रियाज बनाया है, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा दिया जाएगा और वो इंसुलिन का स्राव करेगा और विश्व को मधुमेह जो डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2 जो होते हैं इनसे राहत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खोज है, भारत के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा, इसलिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, यूएनओ की महासभा, जो यूएनओ की महासभा होती है उसका हर साल उसकी जून में बैठक होती है। अभी जून में बैठक हुई थी और सितंबर के तीसरे मंगलवार से नई महासभा का कार्यकाल शुरू हो जाता है। नई महासभा का कार्यकाल 1 साल रहता है और 1 साल के बाद नया हेड चुन लिया जाएगा। तो इस बार तुर्की के वोल्कन बोजिकर टर्की के ये क्या बने हैं, हिंदी में तुर्की बोल देते हैं, इंग्लिश में टर्की बोलते हैं। ये 75th यूएनओ महासभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, अगर हम कार्यकाल 1 साल हो गया, पहली महिला जो थी, अभी तक केवल 4 महिलाएं ही इसकी हेड बनी हैं और जो पहली महिला थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी हमारे देश की, जो 1953 में इसकी हेड बनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आपने बहुत सुना होगा कि असम के तिनसुकिया में तेल कुएं में आग लगी और अब उस तेल कुएं का नाम पूछ लेंगे। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तेल कुआं था बागजान। तो पूछ लेंगे बागजान तेल कुआं जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, ये बहुत लंबे समय तक इसमें आग लगी, आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो बागजान तेल कुएं में आग लगने की वजह से ये असम में पड़ता है, तिनसुकिया में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पहले पूछा था, सुरमा वैली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में आती है तो वो जिस घाटी से असम में चलती है उसे सुरमा वैली कहते हैं और वो अपने तेल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे आपने डिगबोई सुना होगा, डिगबोई, नहर काटिया, बोंगाई गांव। तो डिगबोई आपने सुना हो, अगर भारत में सबसे पहले जो तेल निकला था, सबसे पहले, इस पर काम तो 1869 में हुआ था, पर 1889 में पहली बार वाणिज्यिक स्तर पर यहाँ से तेल निकाला गया था। ठीक है ना। और वैसे असम के ही एक जगह थी माकुम से सबसे पहले, अब ऑप्शन में अगर कभी माकुम आता है तो माकुम लिखिए, पर अगर तेल का कुआं हम लिखेंगे जहां से रिफाइनरी बनाई गई वो कौन सी थी, डिगबोई। तो होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आए, जैसे आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस ले आते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, वो केवल आपका
टाइम ख़राब करने वाली। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में हैं और इस जैसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं।